Okay, so we'll continue some questions on probability. Last year GATE में कुछ questions आए हुए हैं, so अपन उनको करेंगे. The first question is event A and B are mutually exclusive and have non-zero probability. Which of the following statement are true? So अगर दो event A और B हैं और वो उनकी probability non-zero है, right? So ये मेरा cursor क्यों काम नहीं कर रहा है? Okay, 1 second, मैंने black color टिकट लिया हुआ है, right? So I'll use white. हाँ, so A and B, A और B जो है वो दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा. पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो गया. ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की ये कंडीशन हो गई. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन हो गई कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो हो जाएगा. अब देखो इसमें ऑप्शन देखो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी. तो देखो अपने को क्या पता है, पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए यूनियन बी होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. करेक्ट. अब ये वाला टर्म जीरो हो गया तो ये किसके इक्वल बचा, ये इसके इक्वल बचा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया मेरा सही, ट्रू हो गया. फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा हो गया ट्रू. अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. सो इसका कोई अपने को कोई कंडीशन गिवन नहीं है कॉम्प्लीमेंट की, सो अपन इसको बता नहीं पाएंगे. अब देखो तीसरा क्या ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो हमें जीरो दे दिया तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया. करेक्ट. सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, राइट. नेक्स्ट देखो, the function shown in figure can represent a probability density function of A. अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि probability अगर गिवन है, probability density function गिवन है, PDF गिवन है, so area under the curve कितना होता है, area under the curve होगा आपका 1 के इक्वल, ये आपका 1 के इक्वल होगा. अब देखो ये जो इमेज दी हुई है, ये इमेज कुछ ऐसी बनाई गई है. ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर एक ट्राइंगल है. करेक्ट, एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर एक ट्राइंगल है, और अपने को ये वाला डिस्टेंस कितना दे दिया, 3 दे दिया. तो इसका टोटल एरिया होगा जो ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का, वो 1 के इक्वल होगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं एरिया लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा. ये 1 के इक्वल होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपका 1 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है इसका, बेस है इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट, एक यूनिट ये एक यूनिट ये, 2 यूनिट. और इसकी हाइट कितनी है 3a माइनस ए, तो 2a हो गई. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 3 यूनिट ये है और 3 यूनिट ये है, 6 यूनिट. और ये वाला कितना है, ये a है. सो 6 इंटू ए इक्वल्स टू 1 हो गया. करेक्ट, 6 इंटू ए इक्वल्स टू 1. अब देखो इस 2 से 2 कट गया तो ये 2a बचा और इधर 6a बचा, तो ये हो गया 8a इक्वल्स टू 1. और a का कितना आ गया 1/8. a की वैल्यू पूछी थी जो आके हमारी आ गई 1/8. करेक्ट. नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पीछे. अभी अपन ने लास्ट में देखा था कि एरिया ऑफ पीडीएफ क्या होता है, एरिया ऑफ पीडीएफ इज इक्वल्स टू 1. अब इन्होंने पीडीएफ दे दिया, तो अगर मैं इस पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दूं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के लिए, तो ये मेरे को उसका कर्व का एरिया दे देगा, एफ एक्स कर्व का एरिया दे देगा. और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा. तो बस कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल इसमें अपन इंटीग्रेट करेंगे इसको कि ए की पावर माइनस एक्स, माइनस लगेगा नेगेटिव लिमिट्स के लिए और प्लस लगेगा आपका पॉजिटिव लिमिट्स के लिए. तो ये हो जाएगा के ई की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए एक्स टू 1. करेक्ट, ये इसका हो जाएगा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. और इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो अगर इसको देखो तो ये सिमेट्रिक है. करेक्ट, ये दोनों तरफ सिमेट्रिक है. तो अगर ये
कर्व जो सिमेट्रिक है तो मैं इसको एक को हटा के और इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। इफ कर्व इज सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 से इनफाइनाइट के ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये डी एक्स लगेगा यहाँ पे, ये भी डी एक्स लगेगा, करेक्ट, ये इसके डी एक्स लग जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर के माइनस बाई ए, इसका हो गया माइनस ई ए एक्स, और ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू 1 होगा, इक्वल्स टू 1, और ये आपका हो गया, ये इक्वल आ गया आपके माइनस से माइनस 2 के अपॉन ए ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई की पावर माइनस 0 इक्वल्स टू 1। ये आपका आ गया 2k अपॉन ए इक्वल्स टू 1, और k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई a/2 विच इज नथिंग बट 0.5a। ओके, नेक्स्ट देखो 4, अ फेयर डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक फेयर डाइस है उसको 2 बार रोल किया गया है। ओके, उसको 2 बार रोल किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर। तो देखो अगर कोई भी डाइस है उसको 2 बार रोल किया जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसका 1,1 1,2 और ऐसे जाएगा 1,6 तक, करेक्ट, और इधर जाएगा 6,6 6,1 और 6,2 और ये जाएगा 6,6 तक, करेक्ट, ये इसका बनेगा सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 36 एलिमेंट आएगा। इसको अगर मैं एक एलिमेंट कंसिडर करूंगा तो 36 एलिमेंट आ जाएंगे, करेक्ट। अब इसमें क्या दिया है, इसने दिया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर। तो इसमें जो आएगा इवेंट किस टाइप का होना चाहिए कि यहाँ पे आना चाहिए इवन नंबर और यहाँ पे आना चाहिए ऑड नंबर, करेक्ट। ऑड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर, तो इवन नंबर को फॉलो करेगा ऑड। तो इस स्ट्रक्चर में आपका जो आउटकम है वो आना चाहिए, करेक्ट। अब इवन में ये पोजीशन कौन कौन सी ले सकता है, इवन में ये पोजीशन ले सकता है 2 की ले सकता है, 4 की ले सकता है और 6 की ले सकता है। ऑड में ये कौन सी पोजीशन ले सकता है, ये 1 की ले सकता है, 3 की ले सकता है, 5 की ले सकता है, करेक्ट। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन कितने कितने बन जाएंगे, अब देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना लो। इनके अगर ऑड इवन और ऑड के मैं अगर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ऊपर वाले सैंपल स्पेस को देखते हुए तो मेरे पास कौन सा बनेगा, अगर मैंने 2 रखा तो 2,1 हो सकता है, 2,3 हो सकता है और 2,5 हो सकता है। वैसे ही अगर मैं 4 को रखूंगा 4,1 हो सकता है, 4,3 हो सकता है और 4,5 हो सकता है। वैसे ही 6 को अगर रखूंगा 6,1 6,3 और 6,5 हो सकता है, करेक्ट। तो मेरे पास ये इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं, तो फेवरेबल हो गया ये मेरा फेवरेबल इवेंट्स, ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया। ये कितने हैं, एक कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट्स हैं टोटल। और इधर ही कितने आए थे, टोटल आए थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स विच इज नथिंग बट 9/36 विच इज 1/4 और 0.25। तो इन्होंने 1/4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट देखो 5th में, ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या चेंज हुआ क्या कुछ, हाँ इसको देखो 3 कंपनीज एक्स वाई एंड जी सप्लाई, 3 कंपनी है जो कि एक्स वाई जी है, वो सप्लाई करती है कंप्यूटर को, सप्लाई करती है किसी एक यूनिवर्सिटीज को। The percentage of a computer supplied by them and the probability of those being defective are tabulated below. Given the computer is defective, the probability that it was supplied by
इन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है कि गिवन दैट कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, गिवन दे दिया कि कंप्यूटर जो है वो डिफेक्टिव है, तो हमें पूछना है कि ये वाई ने सप्लाई किया है, ये इसने पूछा है, करेक्ट। अब अपने को एक्स वाई जेड का सप्लाई दिया हुआ है इन्होंने और डिफेक्टिव दिया हुआ है कि डिफेक्टिव का कितना परसेंटेज है, करेक्ट। अगर ये दोनों दिया हुआ है सो क्लियरली आप इसको ये किसके इक्वल होता है, पी वाई बाई डी किसके इक्वल होता है, ये पी वाई बाई डी किसके इक्वल होता है, ये होता है पी और वाई इंटरसेक्शन डी अपॉन पी ऑफ डी। तो पी ऑफ डी क्या होता है कि डिफेक्टिव कितना है, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर्स की हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या होती है कि वाई ने कितने सप्लाई किए थे, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बी सप्लाइड बाय वाई, कंप्यूटर सप्लाइड बाय वाई, सप्लाइड बाय वाई, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो पी ऑफ वाई बाय डी इज नथिंग बट दिस इज वाई इंटरसेक्शन डी कितना है, वाई इंटरसेक्शन डी है मेरा ये वाला, वाई इंटरसेक्शन डी है मेरा ये वाला, सो 0.30 इंटू 0.02, सॉरी इसको मैंने 30 को मैंने कन्वर्ट कर दिया पॉइंट्स में, 30 था ना तो उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब टोटल डिफेक्टिव कितना हो सकता है, टोटल डिफेक्टिव हो सकता है कि एक्स ने सप्लाई किया 60 उसका डिफेक्टिव परसेंटेज, प्लस वाई ने सप्लाई किया 30 उसका डिफेक्टिव परसेंटेज, प्लस जेड ने सप्लाई किया 10 उसका डिफेक्टिव परसेंटेज। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.006 ऊपर हो गया और नीचे आ जाएगा 0.015 विच इज नथिंग बट 0.4, करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखो, इफ ई डिनोट्स एक्सपेक्टेशन द वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन। देखो अगर ई मेरे को डिनोट करता है एक्सपेक्टेशन को, ये अगर एक्सपेक्टेशन को डिनोट करता है, एक्सपेक्टेशन को डिनोट करता है, सो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है मेरा एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सफाई से लिख दूं तो मेरा क्या ही जाएगा, देखो ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को पूछा है तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो क्लियरली आप देख सकते हो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये अपना हो गया। नेक्स्ट देखो, एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, एक एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर हो रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.3, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 है वो है 0.3 है और पेपर 2 में है वो है 0.2 है, करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें। गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2, अब उसने दे दिया कि जो स्टूडेंट है वो पेपर 2 में फेल हुआ है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.6, तो गिवन है कि जो स्टूडेंट है वो पेपर सेकंड में फेल हुआ है, मतलब बी में फेल हुआ है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या दे दी उसने, 0.6 दे दिया आपको। अब इसने क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ द पेपर, तो पी ए बाई बी देके उसने, पी ए बाई बी देके उसने पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया उसने, करेक्ट, ये उसने पूछ लिया। तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ बी, सो पी ए इंटरसेक्शन बी अपने को पूछा है, सो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अपने को पता है ये कितनी है, ये है 0.6 और ये वैल्यू अपने को पता है ये कितनी है 0.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.6 इंटू 0.2 विच इज नथिंग बट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.12, करेक्ट, इसके ऑप्शन आ गया 0.12, तो सी क्या है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, p ऑफ x दे दिया इसने, इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे दिया उसने p ऑफ x को, ओके इसमें कोई दिक्कत। अब देखो फॉर द रियल रैंडम वेरिएबल x ओवर द एंटायर x एक्सिस, वो एंटायर x एक्सिस मतलब माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये इसकी रेंज दे दी इसने। m and n are both positive real number, the equation relating m and n is
अब m और n जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो m और n में इक्वेशन पूछा है उसने, रिलेशन पूछा है। तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है एरिया ऑफ पीडीएफ इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1, ये अपने को पता है, ये बहुत काम की इक्वेशन है, ठीक है, ये अपने को पता है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने माइनस इनफाइनाइट से ये इनफाइनाइट के लिए ये कर्व वैलिड है, तो अपन ने क्या किया है, इसको एफ ऑफ एक्स लिया इसको, और इसको इंटीग्रेट कर दिया dx, और इसका एरिया किसके इक्वल कर दिया अपन ने, इसका इक्वल कर दिया 1 के, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब इसको करना है आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट करना है अपन इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या चाहिए अपने को, इंटीग्रेशन में चाहिए अपने को m e raised to power minus 2x प्लस n e की पावर माइनस 3x मॉड ऑफ x है ये dx, और ये हो गई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब देखो ये जो है x जो है वो सिमेट्रिक है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो अपन इसको इंटू 2 करके कर सकते हैं, वरना अपने को जीरो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक करना पड़ेगा और 0 से इनफाइनाइट तक करना पड़ेगा। उसके अलावा अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि ये जो हो गया, ये हो गया 2 इंटू 0 से इनफाइनाइट और m रेज टू पावर e की पावर माइनस 2x प्लस n e की पावर माइनस 3x डॉट dx, ये मेरा हो गया करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका हो गया 2 इंटू m e रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 2 माइनस 2 0 से इनफाइनाइट, और दूसरे में क्या चला गया आपका 2 इंटू n e रेज टू पावर माइनस 3x और अपॉन माइनस 3, और ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस m 0 माइनस 1 और माइनस 2/3, ये हो जाएगा n 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन क्या आ गई आपकी m प्लस 2/3n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये इसका हो गया रिलेशन, फाइनल रिलेशन जो इनको चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। ए फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम, एक फेयर कॉइन है उसको 10 बार टॉस किया गया, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, देख लेना 10 बार किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द फर्स्ट टॉसेस विल यील्ड हेड्स, फर्स्ट टू, ये वाला हेड आना चाहिए, ये वाला हेड आना चाहिए, फर्स्ट टू बोला इसने, और ये वाला हेड आना चाहिए, बाकी तो सिर्फ फर्स्ट टू दो पे हेड आएगा, तो बाकी पे क्या आएगा, बाकी पे आएगा टेल आएगा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है 1/2। तो अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और 10 बार टॉस किया गया है, तो फर्स्ट टू दो बार हेड आने की और बाकी जगह टेल आने की क्या हो जाएगी 10c2, दो क्या चाहिए मेरे को हेड चाहिए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2, और बाकी जगह क्या चाहिए टेल चाहिए, टेल की कितनी हो गई 8 हो गई। अब इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख दूँ 1/2, और टेल की भी है 1/2 की पावर 8, तो टोटल कितना हो गया 10c2 1/2 की पावर 10, कोई शक, तो आई गेस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन 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 ये हो गया अपना गलत, गलत क्यों हो गया, इसमें अपने को चूज तो करना ही नहीं है, दो पोजीशन इसने फिक्स ही कर दी, ये दो दो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ये गलत किया है अपन ने, ये नहीं आएगा क्योंकि उसने पोजीशन फिक्स कर दी है, उसने क्या कर दी, उसने पोजीशन फिक्स कर दी है ना। सो अपन को चूज करना ही नहीं है उसमें कोई भी दो पोजीशन, अगर यहाँ पे फर्स्ट टू के अलावा ये बोलता ना कि ओनली टू पोजीशन कैन यील्ड हेड्स, तब अपन 10c चूज यूज करते, लेकिन उसने बोल दिया कि फर्स्ट टू, ओनली फर्स्ट टू के लिए डिफाइन कर दिया, तो ऑर्डर उसने पहले से ही दे दिया, तो अपन 10c चूज यूज ही नहीं करेंगे, चूज तो कर ही नहीं सकते ना अपन, करेक्ट। सो ये आएगा 10 की पावर 10, तो इसका सही ऑप्शन है वो है सी।
जल्दी जल्दी में पढ़ानी है अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a fair coin is tossed independently 4 times. The probability of the event, the number of times head shown up is more than the number of time tail shown up. अब देखो 4 बार टॉस हुआ है, अब उसने बोला है कि नंबर ऑफ जो हेड है, नंबर ऑफ टाइम जो हेड आ रहा है वो नंबर ऑफ टाइम टेल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए नंबर ऑफ टाइम हेड जो है वो नंबर ऑफ टाइम टेल से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो टोटल 4 है, तो नंबर ऑफ टाइम हेड ज्यादा आएगा, वो कितनी बार आएगा, या तो 3 बार आएगा या 4 बार आएगा, करेक्ट। तो बस यही इसकी अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ 3 बार आएगा और 4 बार आएगा। तो देखो 3 बार आएगा तो 4C। अब इसमें इसने पोजीशन नहीं दी, इसने पोजीशन अगर फिक्स कर देता कि स्टार्टिंग की 2 या 3 पोजीशन पे मेरे को हेड चाहिए, तो अपन इसमें चूज नहीं करते। लेकिन अभी इसने क्या दिया है, अभी इसने पोजीशन नहीं दी है, तो अपन क्या करेंगे, अपने पोजीशन भी चूज करना पड़ेगा। तो 4C3 किस पोजीशन पे आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1/2, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, क्योंकि अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन में दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है और वो भी आधी आधी होती है, करेक्ट। ये 4C3 हो गया। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 बार हेड आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की कितनी है, 1 बार। प्लस दूसरा केस क्या है कि चारों के चारों बार हेड आ सकता है, चारों के चारों बार हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और टेल की हो जाएगी 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेना, ये 5/16 के आसपास आएगी। तो डी जो हो जाएगा इसका, डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, a fair dice is tossed 2 times. The probability that the second toss result in a value that is higher than the first toss. पुराना वाला सवाल है, अगर 2 बार टॉस उछाले जा रहा है, तो देखो 2 डाइस डाइस उछाला जा रहा है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस आ सकता है 1,1 1,2, ये जाएगा 1,6 तक, नीचे को अगर लेके जाऊंगा तो मैं 6,1 से 6,2 और ये जाएगा 6,6 तक, करेक्ट। अब ये हो गया मेरा टोटल सैंपल स्पेस, ये हो गया मेरा टोटल सैंपल स्पेस। अब इसमें टोटल एलिमेंट जो है वो 36 है, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब देखो इन्होंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड टॉस रिजल्ट इन अ वैल्यू दैट इज हायर देन द फर्स्ट टॉस। जो ये मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट डाइस, फर्स्ट आउटपुट 1 है और ये मेरा आउटपुट 2 है ना, मेरा आउटपुट 2 है, ये ऐसे इस फॉर्म में आ रहा है मेरा। तो ये जो है आउटपुट 2 है वो ज्यादा होना चाहिए, the value the second toss result in value higher than the first toss, ये मेरी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, आउटपुट 2 जो है वो मेरा बड़ा होना चाहिए आउटपुट 1 से, करेक्ट, ये मेरे को बताना है। तो देख लो इसमें कितने केसेस में आउटपुट 2 से बड़ा होगा, तो मान लेते हैं कि मेरा 1 लिया मैंने, सबसे पहले मैंने केस 1 बनाया 1 के लिए, ठीक है। मेरा जो आउटपुट जो 1 है वो इक्वल है मेरे 1 के, आउटपुट 1 किसके इक्वल है, मेरे 1 के इक्वल है। तो 1 जब आएगा तो 1 से बड़ा कोई है नहीं, तो इसके केस कितने हो जाएंगे, इसके केस हो गए मेरे 0। अब देखो केस 2 क्या लिया मैंने, आउटपुट 1 जो है वो मैंने 2 के इक्वल ले लिया, आउटपुट 1 जो है 2 के इक्वल ले लिया। अगर मैं 2 के इक्वल लूंगा तो मेरे केस कौन कौन सा बन सकता है, 2,1। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है क्या, सॉरी उल्टा गलत कर रहे हैं यार अपन, अपने को आउटपुट 2 बड़ा रखना है। तो अगर मेरा आउटपुट 1 है तो मेरा आउटपुट 2 क्या हो सकता है, आउटपुट 2 मेरा हो सकता है 2, या क्या हो सकता है 3, या क्या हो सकता है 4, या क्या हो सकता है 5, या क्या हो सकता है 6, करेक्ट। अब केस 2 क्या हो सकता है, अगर मेरा आउटपुट 2 के इक्वल है, आउटपुट 1 जो है वो मेरा 2 के इक्वल है, तो मेरा क्या क्या केसेस बन सकते हैं, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, करेक्ट। वैसे ही अगर मेरा केस 3 मैंने लिया और जो आउटपुट मेरा 1 है वो 3 के इक्वल है, आउटपुट 1 जो है वो मेरा 3 के इक्वल है, तो इसमें केसेस कौन कौन से बन सकते हैं, 3,4, 3,5, 3,6। सिमिलरली अगर मैं लूँ मेरा केस 4 जो मैंने लिया है वो मेरा आउटपुट 4 है, आउटपुट जो 1 जो है वो 4 के इक्वल है, आउटपुट 1 जो मेरा 4 के इक्वल है, तो उसमें मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हो सकती है भाई, बताओ जरा क्या क्या वैल्यू हो सकती है। उसमें हो सकती है 4,5 और 4,6, और
केस 5 क्या है मेरा, आउटपुट 1 जो है मेरा 5 के इक्वल है, तो इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, 5, 6। और केस 6 क्या है मेरा, आउटपुट 1 जो है वो मेरा 6 के इक्वल है, तो इसमें मेरा केस क्या बन सकता है, इसमें मेरा केस कुछ भी नहीं बन सकता, तो इसका हो जाएगा 0। अब देखो टोटल केसेस कितने हैं अपने पास टोटल केसेस कितने हैं, यहाँ से कितने निकल के आए, 1 2 3 4 5, यहाँ से कितने आए 6 7 8 9, यहाँ से कितने आए 10 11 12, यहाँ से कितने आए 13 14, यहाँ से आए 15। तो अगर अपन देखें टोटल केस कितने बने अपने, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो अपने को पता है टोटल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स होती है कि नहीं। तो ये कितने केस आए अपने 15, कितने हैं 15 है क्या, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 13 14 और 15 है, और टोटल कितने हैं 36 है। तो ये कितना आंसर आ गया आपका 5/12। करेक्ट, बोलो यस और नो। ओके, अब देखो नेक्स्ट, कॉइन इज टॉस्ड टिल अ हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एक कॉइन है वो तब तक उछाला जा रहा है जब तक कि हेड ना आ जाए फर्स्ट टाइम में। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस इज ऑड। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको जब तक टॉस उछालना है जब तक कि आपको फर्स्ट टाइम में हेड ना मिल जाए, तो हो क्या सकता है, लेकिन हेड जो आना चाहिए वो नंबर ऑफ ऑड ऑड में आना चाहिए, ऑड टॉसेस रिक्वायर्ड, ऑड टॉसेस रिक्वायर्ड में आना चाहिए, है ना। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरा फर्स्ट टाइम में आ गया या सेकंड टाइम में आ गया, सॉरी सेकंड में तो आ ही नहीं सकता ना, सेकंड तो इवन हो गया, तो मैंने माना मेरा फर्स्ट में आ गया, मेरा थर्ड में आ गया, मेरा फिफ्थ में आ गया, मेरा सेवन्थ में आ गया, मेरा नाइन्थ में आ गया, ये ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, मेरा हेड ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में आया मेरा, अगर मैंने टॉस उछाला और मेरा फर्स्ट टाइम में हेड आ गया, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के इक्वल, और वो क्या है 1/2। फेयर कॉइन है ना, फेयर कॉइन दे दिया इसने, फेयर कॉइन दे दिया, फेयर कॉइन में दोनों की प्रोबेबिलिटी की आने की कितनी है, इक्वल है कि भाई एक कोई सिक्का उछाला और सिक्के के हैं दो पहलू, तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आधी आधी होगी, ठीक है। अब एक बार पहली बार उछाला मैंने उसी बार मेरा हेड आ गया, पहली बार उछाला मैंने उसी बार हेड आ गया, या क्या हो रहा है, मेरा टेल आ रहा है टेल आ रहा है फिर हेड आया, या क्या हो रहा है मेरा टेल आया टेल आया टेल आया टेल आया और फिर हेड आ रहा है, मतलब पांचवी बार में हेड आया। ऐसे ही सिमिलरली सातवीं बार में हेड आया, 6 बार टेल आया और फिर एक बार हेड आ गया, ऐसे 9 बार में हेड आ रहा है, 8 बार मेरा टेल आया और फिर हेड आ रहा है, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि एक केस ऐसा भी बन सकता है कि मेरा आ ही नहीं रहा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, किसके इक्वल है, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ केस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस थ्री, इन सब के इक्वल, ऐसे बढ़ती जाएगी ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस वन की कितनी है, हेड आ गया फर्स्ट टाइम में तो हेड आने की कितनी है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ केस टू कितनी है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 3 बार 1/2, क्योंकि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी आधी आधी है। तीसरा क्या केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस थ्री क्या है कि 5 बार मेरा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और ऐसे मेरी बढ़ती जा रही है सारे केसेस की। तो ये क्या बन गई, ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, ये क्या बन गई मेरी इनफाइनाइट जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी बन गई। अब इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका अपने को सम लेना पड़ेगा, ये इसका अपने को क्या लेना पड़ेगा, इसका अपने को लेना पड़ेगा सम लेना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जीपी होता है a upon 1 minus r when r is less than 1, करेक्ट। तो a कितना है, a है आपका 1/2 और r कितना है, r है आपका 1/4, 1/4, r कितना है 1/4, ये दो एक्स्ट्रा टर्म है ना इसके अलावा। तो अगर इस वाले टर्म सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 1/8 अपॉन 1/2, टोटल कितना बचा 1/4। तो सम ऑफ जीपी कितना आ गया, ये आपका आ गया 1/2 अपॉन 4 माइनस 1 3/4, विच इज नथिंग बट, ये ऊपर चला जाएगा तो ये दो से ये दो को कैंसिल और ये हो जाएगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स की कितनी आ गई 2/3।
ठीक है, ठीक है, आ गया कि नहीं, सी ऑप्शन आ गया ना। ओके नेक्स्ट देखो, टू इंडिपेंडेंट रैंडम इवेंट्स एक्स एंड वाई, दो इंडिपेंडेंट रैंडम इवेंट दिए हुए हैं, एक्स और वाई दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोल दिया, उसमें उसने बोल दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरवल -1 से 1 के में, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन 1/2। कलर चेंज करेंगे अब अपन, कलर करेंगे चेंज। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम इज x/2। तो देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किस रेंज में, -1 से 1 के रेंज में। अगर यहाँ पे मेरा मीन 0 है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 2 यूनिट का हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2। कोई शक इसमें, कोई शक इसमें नहीं, ठीक है। अब देखो ये हो गया इसमें इसके इक्वल। अब देखो द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं मान सकता हूँ कि इसने दे दिया जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सो एक्स एंड वाई ये जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होता है, ये होती है पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई के इक्वल, करेक्ट, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई के इक्वल। और ये क्या बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन होना चाहिए 1/2 के। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि एक्स जो है वो लेस देन है 1/2 के, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स अगर लेस देन 1/2 के होगा और ये एक इवेंट एक्स है, तो 1/2 लाई करेगा यहाँ पे, करेक्ट, और ये मेरा 1/2 हो गया, ठीक है, ये मेरा 1/2 हो गया। तो इस एरिया का मुझे, इस रेक्टेंगल का एरिया मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी 1/2, हाइट तो हो गई 1/2, इनटू में ये कितनी हो जाएगी 1 और आधा, तो 3/2, ये कितना आ गया 3/4 के आ गया। सिमिलरली y के लिए भी यही आ जाएगी, ये भी 3/4 हो जाएगी, क्योंकि उसका भी सेम ही है, उसका वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी 3/4 के इक्वल आ गई, करेक्ट। ये भी अगर x भी 3/4 के इक्वल आ गई, y भी 3/4 के इक्वल आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉमा y, ये क्या है p ऑफ x डॉट p ऑफ y, तो ये कितनी हो गई 3/4 इंटू 3/4, करेक्ट हो गई कि नहीं, बोलो भाई। अगर हो गई तो ये 9/16 हो गई ना, तो यही आपका आंसर हो गया, 9/16 आपका आंसर हो गया। देखो इन अ हाउसिंग सोसाइटी हाफ ऑफ द फैमिली हैव ए सिंगल चाइल्ड, आधी फैमिली है, ये सोसाइटी है मान लो, ठीक है, इसमें आधे हाफ ऑफ फैमिलीज के सिंगल चाइल्ड है, तो ये सोसाइटी है, इसमें मान लो 100 फैमिलीज रहती है, इसमें 100 फैमिलीज रहती है, 100 फैमिलीज रहती हैं, तो उनके आधों के 50 फैमिलीज के 50 फैमिलीज के कितने बच्चे हैं, 1 चाइल्ड है, तो टोटल चाइल्ड कितने हो गए, टोटल चाइल्ड कितने हो गए यहाँ से 50 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 50, करेक्ट। इधर से देखो बची 50 फैमिलीज के कितना है, कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 चाइल्ड है, इनके 2 चाइल्ड हैं, तो टोटल चाइल्ड कितने हो गए, टोटल चाइल्ड्स हो गए यहाँ पे 50 इंटू 2, तो यहाँ पे कितने हो गए 100 बच्चे हो गए, तो टोटल चिल्ड्रन इन सोसाइटी कितने हो गए, ये हो गए आपके 50 प्लस 100 कितने हो गए 150 हो गए। अब देखो द प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड पिक्ड एट रैंडम हैज अ सिबलिंग, अब प्रोबेबिलिटी कि चाइल्ड जो पिक किया गया है उसका सिबलिंग है, हैज अ सिबलिंग, हैज सिबलिंग, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि उसके फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, कि वो जो बच्चा पिक होगा वो सिर्फ इन्हीं जो 2 चाइल्ड बच्चे हैं उन्हीं में से पिक होगा, तो टू चाइल्ड वाले बच्चे कितने हैं, ये बच्चे हैं 100, और टोटल बच्चे कितने हैं, ये बच्चे हैं 150, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/3 और 0.66। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं ना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके नेक्स्ट देखो,
An unbiased coin is tossed an infinite number of times. The probability that the fourth head appears at the 10th toss. Wow. ये क्या बोल रहा है कि जो फोर्थ हेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा 10th टर्म्स है, 10th है, तो यहाँ पे मेरा हेड आना चाहिए फोर्थ हेड यहाँ पे आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक हेड यहाँ पे आ सकता है, एक ये हेड यहाँ पे आ सकता है, एक हेड यहाँ पे आ सकता है। एक केस ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक हेड यहाँ आ सकता है, एक हेड यहाँ आ सकता है, एक हेड यहाँ आ सकता है, या क्या हो सकता है कि एक हेड यहाँ आ सकता है, दूसरा यहाँ आ सकता है, तीसरा यहाँ आ सकता है और लास्ट वाला हो सकता है यहाँ पे आया हो। तो ये वाला फिक्स हो गया। अपने को फिक्स क्या है, सिर्फ ये वाला फिक्स है, ये वाला क्या है, ये हो गया अपना फिक्स हो गया कि ये तो रहेगा ही रहेगा। लास्ट वाले पे आएगा फोर्थ, लास्ट वाले पे आएगा फोर्थ, और बाकी ये है ना, ये चारों, ये तीनों हेड जो है वो किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। हो सकता है ये एक केस हो सकता है, या क्या हो सकता है, या एक केस ये हो सकता है, या एक केस ये हो सकता है, या हो सकता है कि आपके जो हेड है वो यहाँ यहाँ और यहाँ आया हो, या यहाँ यहाँ और नीचे लिखूं मैं, एक यहाँ पे आया हो और लास्ट के दो जो है वो यहाँ पे आ गए हो, है ना, चौथा तो यहीं पे आएगा। तो ये इनमें से कोई सा भी केस हो सकता है। तो अपने को सीक्वेंस भी मेंटेन करके रखना है ना, तो सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो अपने पास खाली पोजीशन कितनी है, खाली पोजीशन से अपने पास 9। अब 9 में से अपने को 3 तो डालने हैं हेड और 3 डालने हैं, 6 डालने हैं टेल्स। मतलब एक पोजीशन फिक्स हो गई 10 में से, अब 10 में से एक पोजीशन फिक्स हो गई तो 9 बची। अब 9 में 3 में हेड डालना है और 6 में टेल डालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो अगर मुझे 9 में से 3 हेड डालना है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। ये हो गई इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी प्लस मल्टीप्लाई, और लास्ट वाली की प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड आने की 1/2 सॉरी, ये कितनी होगी 1/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 84/1024 विच इज नथिंग बट 0.082। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अपन, नेक्स्ट क्या है, फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली टिल बोथ हेड एंड टेल अपीयर एट लीस्ट वंस। इधर हेड और टेल, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। बोथ हेड एंड टेल, बोथ हेड एंड टेल दिया है इसने, बोथ हेड एंड टेल दिया है इसने, हेड एंड टेल एटलीस्ट वंस, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन एटलीस्ट वंस आना चाहिए, एटलीस्ट वंस आना चाहिए। मतलब होना क्या चाहिए कि अगर मैं 2 बार टॉस उछाल रहा हूँ ना, तो एक बार हेड आना चाहिए और एक बार टेल आना चाहिए, तो मेरा इवेंट क्या है, ये मेरा इवेंट सक्सेसफुल हो गया। या क्या हो सकता है कि अगर मैं अगर ऐसे नहीं आ रहा तो मैंने हेड डाला फिर हेड डाला फिर टेल आया, तब मेरा इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। तो इसके लिए मुझे 3 इवेंट्स लगेंगे, 3 बार टॉस करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 2 बार टॉस करना पड़ेगा। एक केस क्या हो सकता है, एक केस हो सकता है कि मेरा हेड आया हेड आया हेड आया और टेल आया चौथे बार में। यह केस क्या हो सकता है कि टेल आया फिर टेल आया फिर टेल आया और फिर हेड आया। तो ये इसके लिए लगेंगे अपने को 4 केस, इसमें भी लगेंगे अपने को 4 केस, ठीक है। तो ये हो गया आपको एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। अब इसमें आगे क्या है, इसने क्या बोल दिया कि एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, एटलीस्ट वन हेड और वन टेल पूछ लिया इसने। सो मैंने क्या मान लिया मैंने मान लिया कि मिनिमम तो 2 टॉसेस रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, करेक्ट, 2 टॉसेस तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे। अब इसने एवरेज नंबर पूछा है, इसका ध्यान से देखना है, इसने पूछा है एवरेज नंबर। एवरेज नंबर इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ ली है इसने, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्वेश्चन में इसने पूछ लिया। अब अपने को क्या पता है, x जो है, मैं अगर इसकी टेबल बनाऊं तो x की वैल्यू मिनिमम कितना होगा 2। फिर क्या हो सकता है कि मुझे 3 बार टॉस करना पड़े, क्या हो सकता है 4 बार टॉस करना पड़े या 5 बार टॉस करना पड़े, ऐसे ही मेरा हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टॉस करना पड़े। अब अगर मैं एक बार 2 बार टॉस कर रहा हूँ
तो एक बार हेड आया, दूसरी बार मेरा टेल आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। इसकी कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर 3। यहाँ पे एक और हाइपोथेसिस में लेके चल रहा हूँ। हाइपोथेसिस में क्या लेके चल रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट है वो मेरा फर्स्ट टॉस जो है वो मेरा हेड आ चुका है, हेड आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट टॉस मेरा हेड आ चुका है, क्योंकि दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। अगर एक बार टॉस मैंने उछाल दिया और मिनिमम 2 टॉस रिक्वायर्ड है, तो पहले वाले में मेरा कुछ भी आ गया हो, दूसरे वाले में क्या बोल रहा हूँ मैं कि दूसरे वाले में मेरा टेल आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में मेरा टेल आ रहा है तो मेरा इवेंट जो है वो सक्सेसफुल बन रहा है। फर्स्ट वाला मेरा फिक्स्ड हो गया क्योंकि फर्स्ट वाली पोजीशन मेरी हेड की मैंने फिक्स कर दी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि दूसरी पोजीशन पे मेरा टेल आ रहा है, अब हो सकता है कि दूसरी पे ना आए, तब मैं क्या बोलूंगा, तुम्हें तीसरी पोजीशन पे टेल आ रहा है ना। 3 बार में ये सक्सेसफुल इवेंट होगा, करेक्ट। 3 बार में ये इवेंट सक्सेसफुल होगा, तो इसमें मैंने एक ये हाइपोथेसिस भी ले लिया, करेक्ट। अब सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 5 हो जाएगा, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स डॉट पी ऑफ एक्स, करेक्ट। ये कितना हो गया 2 इंटू 1 इज की 1/2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 इज की बाई 2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो ये क्या है, ये जो है ये है इक्वेशन है सम ऑफ एपी प्लस जीपी, एपी एंड जीपी दोनों है इसमें, एपी एंड जीपी दोनों है इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको ई ऑफ एक्स मान लिया मैंने और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 से, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 से एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसी इक्वेशन में से। इसको मैं वापस लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 से और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में से, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूँ मैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, ये ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। इक्वेशन, इसी इक्वेशन को मैंने 1/2 से माइनस करके इसी में से माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 ई एफ एक्स इक्वल्स टू, अब इसको मैंने आगे कर दिया, इस टर्म को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ की मैंने स्पेस खाली छोड़ दी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 और मैंने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 4। इस टर्म को मैंने 1/2 से गुणा कर दिया, तो ये 1, इसकी टोटल पावर कितनी हो गई 1/2 की पावर 3, तो 1/2 की पावर 3 कॉमन किस में है, इसमें है, तो मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया। ऐसे ही ये मेरी टर्म्स आगे बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें से दोनों को माइनस कर लो, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो इधर कितना बच गया, ई ऑफ एक्स 1/2 बच गया और ये कितना बच गया मेरा, ये मेरा रहेगा 2 इंटू 1/2 की पावर 2। अब इसमें से इस टर्म में से अगर मैं इस टर्म को माइनस करूंगा तो मेरा कितना बच जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 और इंटू बाकी का मेरा कॉमन आ गया 3। सिमिलरली 4 में से इसको माइनस करूंगा तो 1 बच गया और ये मेरा बचा हुआ कॉमन आ गया, करेक्ट। ये मेरा बचा हुआ कॉमन आ गया। अब देखो, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मेरा बाकी का चलता जा रहा है, अब ये मेरे को इसको ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ बन रही है क्या, जीपी बन रही है, और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए कितना है, ए है यहाँ पे, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये ए है मेरा आपका, इसको मैंने मान लिया, ये हो गया 1/2, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये टोटल टर्म कितनी हो गई, ये मेरी टर्म हो गई 1/2 के इक्वल, है ना। तो ए कितना हो गया मेरा, ए हो गया 1/2 और आर कितना है, आर है मेरा 1/2 अपॉन 1/2, ये है, तो आर कितना हो गया मेरा 1/4, तो 1 माइनस 1/4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 2/3, 2/3 के इक्वल आ गया। तो 1/2 ई ऑफ एक्स कितना है मेरा 2/3 के इक्वल,
और ई ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा 4/3 के इक्वल। ई ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा 4/3 के इक्वल। एक सेकेंड, कुछ गलती करी है मैंने, वेट गाइस, कुछ मैंने गलती करी है। ये हो गया मेरा 4/3 प्लस में, एक सेकेंड, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी मेरी 3/2 आनी चाहिए। अगर इसको मैं वापस से देखूं तो ये मेरी आनी चाहिए 1/2 इंटू 4-1/3। इसको देखना यार, इसको अगर आप देखोगे, इसको रिकैलकुलेट करना, ये आपको ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आपकी आनी चाहिए, ये आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए, ई ऑफ एक्स जो आना चाहिए आपका, ये 3/2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये 3/2 के इक्वल आना चाहिए। अब इसमें एक चीज और देखो, अपना अजम्पशन क्या था, अपना अजम्पशन था कि मेरा जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट मैंने फिक्स मान लिया था हेड को, तब मेरी प्रोबेबिलिटी आई है 3/2। अब मैं क्या मान रहा हूँ, अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई निकाल रहा हूँ जो कि आएगी 3/2। ये किस केस के लिए है, जब मैंने फर्स्ट फिक्स मान लिया टेल को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो मैंने तो पहला हेड को फिक्स मान के चल दिया था, लेकिन अब क्या हो सकता है कि टेल भी हो सकता है फर्स्ट डाइस। तो ये किसके इक्वल हो गई, ये वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई किसके इक्वल हो गया कि मेरा फर्स्ट जो है वो टेल के लिए, और फिर मैं हेड मान के चल रहा हूँ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल हो गई मेरी ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 3/2, प्लस ये कितनी आ जाएगी 3/2, तो ये आ गई आपकी 3 और 3, 3 के इक्वल आ जाएगी। तो कम से कम आपको 3 टॉस चाहिए, जो मीन आएगा वो म्यू जो होगा वो 3 आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो आप, let x be a zero mean and unit variance Gaussian random variable, expectation of x is equals to, so इसने क्या दे दिया, इसने दे दिया मेरे को कि जो x है वो एक जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, तो मुझे उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है। सो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है अगर ये, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी एफ एक्स क्या होता है, इसका एफ एक्स होता है 1/√2 पाई सिग्मा ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की पावर 2/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर इसकी लग जाएगी आपकी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसके इक्वल होता है। अब देखो, इसने दे दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा है इसने, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर दिया है तो इसने दे दिया इसका मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स दे दिया इसने। तो अगर मैं एफ एक्स लिखूं, अगर मैं मॉडुलस ऑफ एक्स को लिखूं, तो मॉडुलस ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये है एक्स होगा 0 से, जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस एक्स होगा एक्स जब होगा वो लेस देन 0 होगा, जो होगा लेस देन 0 होगा, करेक्ट। अब देखो, अब मुझे करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि अपने को ई ऑफ एक्स निकालना है। ई ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ई ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स डॉट एफ एक्स के इक्वल, इसका 0 से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इसके इक्वल होता है, और एक्स की अपने को वैल्यू पता चल गई। अब देखो ये अपने को निकालना पड़ेगा, अब इसको निकालने के लिए ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे तो ये और एफ एक्स, ये जो दोनों है ये है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है अपना, इवन फंक्शन है क्योंकि मॉड आ रहा है, इसमें भी मॉड आ रहा है, और ऊपर अपना जो इक्वेशन है इसमें भी मॉड आ रहा है, इसमें भी x जो है ये मॉड पे आ जाएगा, करेक्ट।
इसमें x जो है ये मॉड पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया अपना, इवन फंक्शन हो गया। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 0 से इनफाइनाइट और x डॉट 1/√2 पाई और e रेज टू पावर कितना हो जाएगा, x बाय 2 का स्क्वायर, x बाय 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, x बाय 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। और ये हो जाएगा dx। तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2/√2 पाई और ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो, इसको पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं चलो। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया, एक्स स्क्वायर बाय 2 को मैंने मान लिया टी। तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा 2x dx अपॉन 2 बराबर dt। ठीक है, ये मैं इसको मेरे को दे दिया। तो e ऑफ मॉडुलस ऑफ x क्या हो गया, ये मेरे को हो गया 2/2 पाई, ये आ जाएगा रूट में और ये आ जाएगा मेरा 0 से t के लिए, 0 से t के लिए और e की पावर माइनस टी डी टी। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 2/√2 पाई और ये हो गया e की पावर माइनस टी अपॉन -1 और 0 से t के लिए, 0 से इनफाइनाइट के लिए, 0 से इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट के लिए। और ये कितना चला गया आपका, ये आपका चला गया -2/√2 पाई और e रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट -0 which is nothing but 0.7978। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x की 0.7978। नेक्स्ट देखो, if a calls arrive at a telephone exchange such that the time of arrival of any call is independent of the time of arrival of carrier of earlier or future calls, the probability distribution function of the total number of calls in a fixed interval of time, let's say कि 12 बजे से और 2 बजे तक, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल मान रहे अपन 12 बजे से 2 बजे के बीच में कोई फोन कॉल्स आ रहे हैं। तो 12 बजे से 2 बजे के बीच में जब फोन कॉल्स आ रहे हैं तो वो डिस्क्रीट फोन कॉल्स होंगे। डिस्क्रीट इन द सेंस कि हो सकता है कि 0 कॉल आया हो सकता है 1 कॉल आया हो सकता है 2 कॉल आया हो सकता है 3 कॉल आया हो। क्या ऐसा केस पॉसिबल है कि इन 2 घंटे के बीच में, इन 2 घंटे के दरमियान 0.5 कॉल्स आए हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल केस नहीं है। तो जो इस पर्टिकुलर केस में जो वैल्यूज ऑब्टेन होंगी वो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू होंगी, डिस्क्रीट वैल्यू होंगी। अब देखो, इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा है, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें जो गॉसियन है और जो गामा है और जो एक्सपोनेंशियल है, ये तीनों फंक्शंस जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है मतलब इनका ग्राफ ऐसे होगा। इसमें सिर्फ पॉइजन ही ऐसा है जो डिस्क्रीट है, जो डिस्क्रीट वैल्यूज ऑब्टेन करेगा, इसका जिसका कर्व जो होगा वो डिस्क्रीट बनेगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो पॉइजन होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अ पार्सल फ्रॉम सेंडर एस रिसीवर आर पास सिक्वेंशली थ्रू 2 पोस्ट ऑफिस। 2 पोस्ट ऑफिस में से निकलेगा एक पार्सल है वो। तो अगर मान लो ये मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर आर है, तो इसके बीच में 2 पोस्ट ऑफिस होंगे P1 और ये P2, इसमें से ये पार्सल निकलेगा। ईच पोस्ट ऑफिस हैज ए प्रोबेबिलिटी 1.5 ऑफ लूजिंग इट।
तो लॉस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1.5 इसकी है और 1.5 इसकी है, इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर पार्सल, दोनों इंडिपेंडेंट है। गिवन दैट द पार्सल इज लॉस्ट, गिवन क्या है कि पार्सल लॉस्ट हो गया, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज लॉस्ट बाय सेकंड पोस्ट ऑफिस, तो ये जो लॉस्ट होना चाहिए ये P2 ने लॉस्ट होना चाहिए, P2 की वजह से लॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर P2 की वजह से लॉस्ट होगा तो ये P2 की वजह से लॉस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरी, कि जो पार्सल है वो लॉस्ट हुआ है पोस्ट ऑफिस 1 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट ऑफ पार्सल एट पोस्ट ऑफिस 1, और तो PA कितनी गिवन है मेरे को, 1/5, मेरे को 1/5 गिवन है ना। और जो दूसरा केस है मेरा, वो मैंने मान लिया कि लॉस्ट हुआ है B के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ने लॉस नहीं किया, 1 ने लॉस नहीं किया मतलब 4/5, और B ने लॉस कर दिया इसका मतलब 1/5, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/25, करेक्ट, 4/25। और P ऑफ L कितना है कि 1 ने लॉस किया प्लस 2 ने लॉस किया, तो 2 ने लॉस किया इसकी ये हो जाएगी 4/25, कि 1 ने नहीं किया 2 ने लॉस किया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी आ गई L की लॉस्ट होने की, 9/25, करेक्ट। अब देखो, अब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है कि B ने लॉस्ट किया, मतलब पोस्ट ऑफिस 2 ने लॉस्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गिवन की लॉस्ट हो गया लेकिन 2 ने लॉस किया उसको, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो गई L ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन P ऑफ L के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो गई अपनी 4/25 अपॉन 9/25, ये कितनी आ गई 4/9, तो ये कितनी आ गई 0.444। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, suppose A and B are two independent events with probabilities P of A not equals to 0 and P of B not equals to 0. Let P A and B be their complement. Which one of the following is false? इनमें से कौन सा false है, ठीक है, ये इसने बोल दिया है, ये इसने पूछा है। So अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो P of A intersection B is equals to P of A dot P of B, ये इसके इक्वल होगा, करेक्ट। और P of A यूनियन B किसके इक्वल होगा, ये होगा P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B के इक्वल होगा, P of A इंटरसेक्शन B के इक्वल होगा, करेक्ट। अब ये P of A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो ये तो हो गया आपका करेक्ट, ये तो हो गया आपका करेक्ट, और ये वाला हो गया आपका इनकरेक्ट, ये वाला हो गया आपका इनकरेक्ट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये वाला हो गया ट्रू, अब ये वाला ट्रू कैसे हो गया, देखो P of A by B is nothing but P of A intersection B upon P of B, और A intersection B किसके इक्वल है, P of A dot P of B upon P of B, तो और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, P of A की इक्वल बचा, तो ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट भी, ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सिमिलर मेथड से ड्राइव करके, इस वाली मेथड से ड्राइव करके देख सकते हैं, इसको इस वाली मेथड से ड्राइव करके देख सकते हैं, ये करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।